नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी की एबीसीडी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी के नॉन एग्री सेगमेंट की कि नॉन एग्री मार्केट में आपको अगर शुरुआत करनी है, नॉन एग्री मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से आपको एंट्री करनी चाहिए, कौन कौन से नॉन एग्री मार्केट में प्रोडक्ट बाजार में मौजूद है, किस एक्सचेंज पर ये प्रोडक्ट की ट्रेडिंग होती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में साथ देने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी की एमडी अजय केडिया जी मौजूद है। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को जागरूक करने का आपने जिम्मा उठा रखा है। तो आज हम नॉन एग्री से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरी है, जितने भी उलझने हैं, वो आपसे पूछेंगे। सबसे पहले शुरुआत सर गोल्ड की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आम लोगों की गोल्ड में ही रहती है। हालांकि इसकी ट्रेडिंग बीएसई एनएसई पर भी होती है, लेकिन एमसीएक्स पर सबसे ज़्यादा इसके वॉल्यूम है, काफ़ी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है। सर, इसमें अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं शुरुआत बुलियन मार्केट से। बुलियन एक ऐसा टर्म है, लोग बार बार बोलते हैं, तो बुलियन मार्केट होता क्या है, क्या किसे हम बुलियन मार्केट क्यों कहते हैं इसे? विश्वनाथ जी नमस्कार। सबसे पहले अगर हम प्रेशियस मेटल या बुलियन की बात करें तो इंडिया में मुझे नहीं लगता है किसी को भी बताने की जरूरत है कि सोना क्या होता है, चांदी क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया ही कहते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आपने सुना है कि बुलियन में सोना चांदी जो प्रेशियस मेटल है ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं पिछले लगभग मोटा मोटी 20 साल से हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जहाँ पे आप सोने में फ्यूचर, ऑप्शन और इंडेक्स ऐसे प्रोडक्ट भी है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सोना और चांदी का जो कमावेश है इसको हम बुलियन बोलते हैं और इस पर ट्रेड भी होता है। चांदी की ट्रेडिंग को ही यहाँ पर बुलियन कहा जाता है। लंदन में सबसे बड़ा बुलियन का मार्केट है। लंदन में बुलियन मार्केट में फ्यूचर, ऑप्शंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। और एमसीक्स पे आपको बता दूं तो गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट है, 1 किलो का गोल्ड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड का गिनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, और गोल्ड का पेटल भी एमसीएक्स पर मौजूद है जो 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। और दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप शुरुआती में 550 से 600 रुपए में ये ट्रेड कर सकते हैं। एक ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे हम इस पर केडिया जी से समझेंगे। केडिया जी, सबसे बेस कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत कर लेते हैं, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को एंट्री करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या होता है, कितना पैसा लगेगा अगर ट्रेड करना है तो? केडिया जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट पे हम देखते हैं कि सोने और चांदी के काफी वेरिएंट है, जहाँ गोल्ड, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल अवेलेबल है। चांदी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि चांदी के अंदर भी सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं या पिछले सेशन में हमने लिया था कि आपको अप फ्रंटिंग मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे निवेश के तौर पे अगर हम लगभग देखें तो 9.25 या लगभग 10% के आसपास का मार्जिन लगता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सोने का भाव अब कंटिन्यू बढ़ रहा है और 58,000 का भाव पहुंच चुका है। तो नाना करके भी अगर हम बात करें मिनिमम मार्जिन आपका 5,80,000 के आसपास या लगभग 6 लाख का बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका मार्जिन लगता है, जिसके अपफ्रंटिंग देने के बाद आप ट्रेड लाख रुपए आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि 60 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अनुमानित भाव जो आसपास भाव चल रहे हैं 60,000 के आसपास से माने तो 10% के हिसाब से 6 लाख आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। इसी तरह से सर गोल्ड, मिनी, गिनी और पेटल, इन तीनों का शुरुआती मार्जिन कितना होगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जिस ढंग से ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होता। सबसे पहले हो जाता है प्राइस कोड। तो हम जानते हैं कि इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्राइस कोड 10 ग्राम्स में आते हैं। जो भी हम भाव देखते हैं, जैसे हम 58,000 की बात कर रहे हैं, मार्जिन लगभग हम देखते हैं कि 10%, 9 से 10% का, क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी बढ़ी हुई है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रेगुलेटर मेक श्योर करता है कि ये सफिशिएंट मार्जिन रहे। तो इसके बाद 1 किलो के बाद आता है 100 ग्राम, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आप लगभग 60,000 रुपए के मार्जिन देकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आता है गोल्ड गिनी, जहाँ पे 8 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाता है। तो अगर आप 8 ग्राम की बात करें तो लगभग हम 52 से 54,000 का वैल्यू होता है। और वही 10% की बात करें तो करीबन 5,500-6,000 रुपए के अंदर भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसको गोल्ड पैटर्न बोलते हैं। और काफी जन इस पे स्ट्रेटेजी रखते हैं कि हम एसआईपी के तौर पे भी निवेश करें। तो मतलब छोटा अगर बंदा कोई भी निवेश करना चाहता है तो मात्र 1 ग्राम सोना भी ले सकता है, जहाँ पे लगभग मार्जिन तो नहीं, हम डायरेक्टली बात करें तो 500 रुपये भी मिनिमम निवेश करके ट्रेड कर सकता है।
500 रुपए में भी आप गोल्ड के पेटर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि यहाँ पर घाटा हो रहा है तो आप इसकी डिलीवरी ले लीजिए, जो भी इसका 1 ग्राम का भाव होगा उस हिसाब से उतना भाव आप पूरा दे दीजिए, आपके घर में आ जाएगा। 100 रुपए के मिनिमम सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सचेंज लेता है। प्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि LBMA प्रमाणित जो गोल्ड है या जो इंडिया स्टैंडर्ड का जो गोल्ड है वो स्टैंडर्ड का गोल्ड मिलेगा, तो प्योरिटी की कोई चिंता नहीं। आप घर पे डिलीवरी भी ले सकते हैं, ट्रेडिंग भी करें, डिलीवरी भी ले, तो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे बेहतर है। अगर सर केडिया जी अब बात कर लेते हैं कि अगर 1 रुपए गोल्ड के प्राइस में अगर बदलाव होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। कोई अगर लॉन्ग पोजीशन है, तेजी के सौदे में है तो कितना फायदा होगा, मंदी के सौदे में है तो कितना फायदा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल उस्मान जी, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज की, तो उसमें हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर 1 किलो पे 100 रुपए, मतलब 1 किलो का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 1 रुपए पे 100 रुपए का प्राइस मूवमेंट होता है। मतलब अगर भाव 1 रुपया अगर तेज होता है तो आपको 100 रुपया मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 100 का है तो 10 रुपए का प्राइस मूवमेंट हमें वहां पे मिलता है। गोल्ड गिनी 8 ग्राम का है और गोल्ड पेटल 1 ग्राम का है। तो लगभग मेजोरिटी जो हम ट्रेड्स देखते हैं वो गोल्ड 1 kg कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं, और साथ साथ में हम गोल्ड मिनी में देखते हैं, जहाँ पे प्राइस मूवमेंट 1 रुपए पे 100 रुपया, 1 रुपए पे 10 रुपए का प्राइस मूवमेंट होता है। गोल्ड का अगर बेस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करते हैं तो 1 रुपए अगर ऊपर की ओर जाएगा, आपके पास तेजी के सौदे हैं तो 100 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 1 kg का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड मिनी 100 ग्राम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 1 रुपए गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा तो आपको 10 रुपए का फायदा होगा। और अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो 1 रुपए अगर नीचे आ गया तो 10 रुपए का फायदा आपको शॉर्ट पोजीशन में होगा। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 10 रुपए का नुकसान होगा। इसी तरह से गोल्ड पेटल में भी 1 रुपए का फायदा नुकसान आपको होता है हर 1 रुपए के बदलाव पर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। MCX पर गोल्ड के और गोल्ड मिनी का ऑप्शंस मौजूद है। सर ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए क्या करना होगा गोल्ड के ट्रेडर्स को? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शन में 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला है ऑप्शन बाय करके, दूसरा है ऑप्शन बेच के। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पे आपको कोई मार्जिन नहीं लगता, वहां पे प्रीमियम लगता है। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, और प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस के अनुसार कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं गोल्ड में तेजी लग रहा है तो मैं 58,000 का अगर कॉल खरीद रहा हूं तो 58,000 पे हमें देखना पड़ेगा प्रीमियम। और प्रीमियम हम जानते हैं कि ग्रिक्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उसमें वॉल क्या है, ये सब कैलकुलेशन से निकलता है। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि समझो 600 रुपया 700 रुपए का अगर प्रीमियम है तो हमें 600 रुपए का पेमेंट करना है। 600 इंटू 1 किलो, तो जिसके हिसाब से आप पेमेंट करके आप गोल्ड ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वहीं दूसरा आ जाता है कि जब आप ऑप्शन बेच के काम करते हैं, जैसे अगर आप ज्वेलर है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे आपको ऑप्शन बेचना है, तो लगभग आपको जो फ्यूचर में मार्जिन लगता है वही मार्जिन आपको ऑप्शन बेचने में लगता है। और अगर आप बाय कर रहे हैं तो खाली मात्र आपको प्रीमियम पे करना है, ना कि मार्जिन पे। सर तो अच्छी बात है, आपने अच्छे तरीके से समझा दिया कि फ्यूचर्स में आपको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो कॉल बायर है तो तेजी पर फायदा होगा। कॉल अगर आपने राइट किया है यानी सेल किया है तो आपको मंदी पर फायदा होगा। अगर पुट आपने बाय किया है तो आपको गिरावट पर फायदा होगा। लेकिन पुट आपने सेल किया यानी राइटिंग की है आपने तो फिर तेजी पर फायदा होगा। तो ये कुछ तरह की स्ट्रैटेजी है, लेकिन बायर्स के लिए सिर्फ प्रीमियम देना है तो आपके लिए कॉस्ट काफी कम है, मुनाफे की संभावना ज्यादा यहां पर बनती है। चलिए अब बात करते हैं कि गोल्ड पर किन खबरों का असर होता है। अगर कोई ट्रेडर अगर ट्रेड कर रहा है तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि किन खबरों से गोल्ड आगे चलने वाला है। तो किन किन खबरों को ज्यादा देखना चाहिए केडिया जी? बिल्कुल, अगर हम जब बुलियन को ट्रैक करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ग्लोबल मार्केट, क्योंकि जब हम बुलियन की बात करते हैं तो ये एक तरह का सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो जब भी हम जियो पॉलिटिकल टेंशन, जैसे पिछले साल हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में जो कंसर्न बना था, उसके चलते सोने में एकाएक काफी बड़ा जंप आया। सेकेंडली आपको देखना है पैंडामिक, जैसे हमने ग्लोबल मार्केट में लॉकडाउन के दौरान पैंडामिक हिट हुआ, तब भी सोने में एक अच्छी खासी तेजी आई। इकोनॉमी किस स्पीड से किस तर्ज पे तेजी रिकवर कर रही, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें
जीडीपी के नंबर देखने हैं कि इंडियन जीडीपी या यूएस चाइना ये जीडीपी कैसे ग्रो हो रही है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छे से ग्रो होगी तो सोना नहीं, इक्विटी, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोग सोने में नहीं इकोनॉमी में पैसा डालते हैं। इसके अलावा हम जॉब डेटा जो यूएस से काफी प्रेरित है, बिकॉज कमोडिटी मार्केट को सबसे ज्यादा हलचल जो देता है वो है डॉलर, और डॉलर में जो मूवमेंट आएगा, डॉलर और गोल्ड, डॉलर और बुलियन ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। अगर डॉलर में तेजी आएगी तो सोने और चांदी में गिरावट आती है। तो हमें ऐसे डेटा देखने हैं जो डॉलर को इम्पैक्ट करेंगे। तो यूएस में जीडीपी के नंबर, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट, वहां के रिटेल सेल्स क्या आ रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट के लिए हमें फिजिकल डिमांड, अगर हम जानते हैं मानसून अच्छा है तो रूरल डिमांड अच्छी होगी, तो सोने का इंपोर्ट इंडिया में डिमांड अच्छी होगी। वहीं इंडिया में हम देखते हैं कि ऐसे दो बड़े फेस्टिवल है, हम धनतेरस, अक्षय तृतीया ऐसे है जहां पे हम हमेशा गोल्ड बाय करते हैं तो डिमांड को बढ़ोतरी मिलती है। शादी ब्याह का सीजन है तो डिमांड को बढ़ती है। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, या ईवीज के अंदर चांदी यूज है तो इकोनॉमी अच्छी है तो ईवीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करेगा। तो बुलियन को पर्टिकुलरली ट्रैक करने के लिए आपको मैक्रो नंबर इकोनॉमी के देखने हैं, प्लस कुछ फेस्टिव सीजन जो इंडिया और चाइना में काफी हम देखते हैं, जिसकी वजह से एक चार्म रहता है सोने चांदी को बाय करने का। ये सब चीज हमें देखना पड़ता है, बट सबसे बड़ा डॉलर को आप नजर रखिए, क्योंकि डॉलर का जो भी मूवमेंट होगा उसका असर आप सोने चांदी पे जरूर देखेंगे। क्योंकि जो सोने के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी हद तक ड्राइव होते हैं, इसलिए डॉलर की चाल देखनी जरूरी है, और डॉलर से आमतौर पर ये विपरीत चाल यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन बाकी भी फैक्टर्स काम करते हैं, जो हाजिर बाजार की खबरें, जो यहाँ पे फेस्टिव डिमांड होती है, भारत और चाइना दो बड़े कंज्यूमर हैं, यहाँ पर किस तरह की हाजिर बाजार में डिमांड है वो भी यहाँ पर काफ़ी प्ले करता है। लेकिन जितना बाजार में जितना ज़्यादा डर होगा, जितना रिसेशनरी युद्ध जैसे हालात होंगे, वैसे हालात में गोल्ड सबसे ज़्यादा चलते हैं और सेफ हेवन के तौर पर सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड भी रहती है। साथ ही सेंट्रल बैंकों की तरफ से खरीदारी होती है, हेजिंग के लिए इसकी बाइंग होती है। तो ये तमाम ऐसे खबरें हैं जिनका नजर रखें, जिनका गोल्ड पर असर होता है। लेकिन लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का जो रिटर्न होता है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे 7-8% का तो एनुअलाइज बेसिस पे आपको मिल ही जाएंगे लंबी अवधि के निवेशकों को। चलिए अब चांदी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि चांदी का कॉन्ट्रैक्ट भी काफी एक वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट है और एमसीएक्स पर 3 कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सिल्वर का बेस कॉन्ट्रैक्ट जिसका लॉट साइज 30 केजी का है, सिल्वर का मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है 5 केजी का, और सिल्वर का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है। सर, इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को ट्रेड करना है केडिया जी, तो अनुमानित मार्जिन क्या होगा, कितना मार्जिन लगता होगा, क्या खर्च आता होगा? देखिए, अगर हम चांदी की बात करें तो डेफिनेटली चांदी के अंदर भी काफी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले आप बात करें 30 केजी की जो रेगुलर चांदी का ट्रेड है, मार्जिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि करीबन 11-12% के आसपास का आता है। जो मार्जिन मनी की बात करें तो लगभग चांदी के अंदर अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 2.5 लाख के आसपास का चांदी में मार्जिन लगता है, जो आप फ्रंटिंग आपको देना है, एंड जिसके बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे रुपी टिक की अगर बात करते हैं तो चांदी में 1 रुपए पे 30 रुपए का प्राइस मूवमेंट मिलता है। मतलब अगर 1 रुपया लेने के बाद भाव बढ़ता है तो आपको 30 रुपए मिलेंगे, अगर 1 रुपया घटता है तो 30 रुपया आपको एमटीएम लगेगा। सिमिलरली गोल्ड के तर्ज पे सिल्वर मिनी भी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे 5 केजी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो 1 रुपए पे 5 रुपए की तेजी बंदी हम बोल सकते हैं कि सिल्वर मिनी में अवेलेबल है। एंड उसके अलावा सिल्वर माइक्रो भी अवेलेबल है, जहाँ पे मात्र 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जो रुपए पे 1 रुपए की तेजी मंदी होती है। सिल्वर मिनी में लगभग मार्जिन जो होता है वो 40,000 के आसपास पहुंच जाता है, और मिनी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी लगभग 12% के आसपास का मार्जिन होता है। यानी जो चांदी है उसमें 30 केजी, 5 केजी और 1 केजी 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है। तो 1 रुपए चांदी के भाव अगर बढ़ेंगे, आपके पास तेजी का सौदा है और आपने बेस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रखा है, तो 30 रुपए का फायदा होगा। आपकी मंदी की पोजीशन है यानी शॉर्ट पोजीशन में है आप, तो आपको 30 रुपए का घाटा होगा। अगर 1 रुपए गिर गई चांदी तो मंदी की पोजीशन में तो आपको 30 रुपए का फायदा होगा। मिनी में हर 1 रुपए के बदलाव पर 5 रुपए का फायदा नुकसान होगा, और सिल्वर माइक्रो जो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हर 1 रुपए के बदलाव में 1 रुपए का फायदा नुकसान होगा। सिल्वर के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस में क्या क्या विकल्प है चांदी में केडिया जी? बिल्कुल, अगर ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि हमने गोल्ड में देखा तो सिल्वर में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं।
पहला है ऑप्शन बाय करके, दूसरा है ऑप्शन बेच के। तो ज्यादा करके जो ज्वेलर्स है या बुलियन डीलर्स है, ये ऑप्शन बेच के काम करते हैं। जबकि कोई अगर निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड कर रहा है, तो वो ऑप्शन को बाय करके चलते हैं, जहां पे आपको मार्जिन नहीं, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जैसे कि हमने कैलकुलेशन गोल्ड में देखा, वैसे ही अगर चांदी में अगर आपको तेजी लगती है तो आप 75,000 का कॉल लेते हैं, तो जो भी सपोज 1,500 रुपए का अगर प्रीमियम है, तो 1,500 रुपया इंटू 30, ये आपको एक तरह का प्रीमियम पे करना रहता है। और वहीं अगर आप जब ऑप्शन बेच के काम करते हो, तो आपको मार्जिन देना पड़ता है, जो लगभग फ्यूचर के तर्ज पे रहता है। तो जब आप ऑप्शन बाय करोगे तो प्रीमियम पे करना है, जब ऑप्शन बेच के काम करते हैं जो व्यापारी भाई करते हैं, तो वहां पे आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। ओके, और ऑप्शंस में आपके पास दो विकल्प है यहाँ पर। सिल्वर में सिल्वर 30 केजी का ऑप्शन एमसीएक्स मौजूद है और सिल्वर मिनी का 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। बायर है तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना है, सेलर यानी राइटर्स है तो आपको फ्यूचर के तर्ज पर आपको मार्जिन यहाँ पर भरना पड़ेगा। केडिया जी, गोल्ड के तरह ही यहाँ पे ज्यादातर फंडामेंटल्स काम करते हैं, प्राइस गोल्ड के तौर पर ही चलते हैं, लेकिन कुछ और ऐसे फैक्टर, क्योंकि ये 50% इंडस्ट्रियल मेटल भी है और 50% प्रेशियस मेटल है, तो क्या और कौन कौन से फंडामेंटल है गोल्ड के अलावा जो चांदी की कीमतों को ड्राइव करते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा भी था कि बुलियन का जो अर्क अर्क है वो हम चांदी में भी देखते हैं, क्योंकि चांदी को भी कहा जाता है पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब गरीबों का सोना चांदी होती है। तो साथ साथ में हम देखते हैं चांदी के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। आज से 20 साल पहले अगर हम बात करें, तो चांदी का लिमिटेड यूज हुआ करता था इंडस्ट्री के अंदर, फोटोवोल्टिक में यूज होता था ज्यादा करके। बट आज हम देखेंगे तो सोलर पैनल, 5G, ईवीज, इन सब में भी चांदी का काफी धड़ल्ले से यूज हो रहा है। तो हमें देखना है, जैसे चाइना काफी बड़ा मार्केट है, इसके अंदर इंडिया भी काफी इंपोर्ट करती है। पिछले कुछ सालों में माइनिंग के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि आउटपुट में कमी आ रही है। सेकेंडली एलएम, अगर हम देखें तो एलएमई पे जो स्टॉक्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें देखना रहता है कि स्टॉक अवेलेबल कितना है एक्सचेंजेस के ऊपर, माइनिंग का आउटपुट कैसा है, डिमांड इंडस्ट्री कैसे, जैसे हमने जीडीपी के नंबर देखे, अगर जीडीपी अच्छी है कोई भी इकोनॉमी की, तो इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी होगी, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी होगी तो चांदी को भी बेनिफिट मिलेगा। एक अच्छा टूल मैं बताता हूँ, जब भी अगर आपको सुने और चांदी में से कौन सी अच्छी तेजी या मंदी है आ सकती है, उसके लिए आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो देखना है। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आती है, तो हम बोल सकते हैं सोने की डिमांड ज्यादा है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऐसा कुछ कंसर्न है जो गोल्ड को अपलिफ्ट ज्यादा कर रहा है। और जब भी रेशियो में गिरावट आती है, तो हम सोने के मुकाबले चांदी को आउट परफॉर्म करते हुए ज्यादा देखते हैं। तो इस वक्त ये रेशियो 84 के करीब ट्रेड कर रही है और धीरे धीरे नीचे आने की तैयारी कर रही है। तो जब भी रेशियो में गिरावट आती है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अब इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बढ़ रहा है और चांदी की डिमांड बढ़ रही है। तो ईटीएफ के अंदर भी चांदी काफी ली जा रही है। तो आपको डेटा से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड डेटा देखना है, इकोनॉमी का ओवरव्यू देखना है, ईटीएफ में क्या बाइंग हो रही है, स्टॉक क्या अवेलेबल है, इन्वेंट्री क्या अवेलेबल है। और घबराइए नहीं, ये सारा डेटा इजीली आपको न्यूज चैनल पे, ईटी नाउ पे भी मिल जाता है और ग्लोबल मार्केट में भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा छुपा हुआ है, इजीली अवेलेबल डेटा रहते हैं। डेटा आपके पास मार्केट में मौजूद रहते हैं, आप अवेयर रहेंगे तो ज़रूर ये डेटा मिल जाएंगे और फंडामेंटल पर आप नज़र रख पाएंगे। लेकिन गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसके हिसाब से आपको गोल्ड कितना महंगा है सिल्वर के मुकाबले, ये पता लग जाएगा, उस हिसाब से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉन एग्री मार्केट का ये काफ़ी लिक्विड और काफ़ी मजबूत कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शंस में जिस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर एमसीएक्स पे देखने को आजकल मिल रहे हैं, और जो एमसीएक्स का जो क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बेस कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रूड का है, क्रूड का मिनी भी है और क्रूड के बेस कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट है। सर, क्रूड में किस तरह का ट्रेडिंग मार्जिन लगता होगा, कितना कॉस्ट आता होगा क्रूड के बेस कॉन्ट्रैक्ट में और मिनी में कितना आता होगा? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएंट अवेलेबल है कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी लॉट। तो लगभग इस वक्त वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, जिसके चलते कच्चे तेल के अंदर हम 31% के आसपास का इस वक्त मार्जिन देख पा रहे हैं। लॉट साइज की जैसे आपने बात की, तो 100 मिलियन बैरल, 100 बैरल का एक लॉट होता है बड़े में, और जब मिनी की बात करते हैं तो 1 बैरल का लॉट साइज होता है। यहाँ पे अगर मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग जैसे मैंने 31% का मार्जिन बताया जो रिसेंटली बढ़े हुए हैं, तो करीबन 2 लाख के आसपास का, 1,90,000 के आसपास का कच्चे तेल में मार्जिन लगता है बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। और लगभग अगर हम बात करें तो 18 से 19,000 का मार्जिन
क्रूड मिनी में लगता है, जहाँ पे अगर हम प्राइस मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो कच्चे तेल में 1 रुपए पे 100 रुपए की हम बोल सकते हैं अप या डाउन होता है। वहीं मिनी में 1 रुपए पे 10 रुपए का मूवमेंट होता है। यानी क्रूड के जो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्रूड बेस कॉन्ट्रैक्ट जहां पर अभी वॉलिटिलिटी की वजह से, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह के अनसर्टेनिटी है उस वजह से मार्जिन काफी ज्यादा लग रहा है, तो 2 लाख रुपए आपको अभी मार्जिन देने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, इसलिए एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन नियम ज्यादा अभी सख्त हो गए हैं। और वहीं आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड के ट्रेड करते हैं तो आप 18 से 20 हजार में ही फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस का क्रूड का बेस कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर अगर आप बाई करते हैं तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेलर है, राइटर बनने जा रहे हैं क्रूड के मेन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शंस में, तो फिर आपको यहां पर भी मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन एक लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का भी क्रूड का मौजूद है। क्रूड में सर किन खबरों को देखना चाहिए? ओपेक प्लस के जो डेटा है वो तो हम देखे ही, डिमांड सप्लाई ग्लोबली देखे ही, बड़े कंज्यूमर देशों का देखे, और क्या नजर रखे कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चा तेल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी इकोनॉमी अच्छी होती है तो कच्चे तेल की खपत बढ़ती है और कच्चे तेल को बेनिफिट मिलता है, भाव में तेजी आती है। बट यही कच्चा तेल अगर $100 का लेवल पार कर जाता है तो इकोनॉमी के लिए खतरा भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो क्रूड की खुद के भाव को हमें देखना है। साथ में हमें देखना है कि हम जानते हैं कि ओपेक का उत्पादन मिडिल ईस्ट के काफी कंट्रीज करती है, तो हमें देखना है कि ओपेक जिसको बोला जाता है कि का प्रोडक्शन का नजरिया क्या है, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या प्रोडक्शन में कमी है। ओपेक हर महीने एक बैठक रखता है और आगे बताता है कि डिमांड का आउटलुक क्या है, रिसेशन की वजह से डिमांड में कमी है या नहीं है। चाइना, यूएस, ये ऐसी बड़ी इकोनॉमी है जिसका इकोनॉमी का असर हम कच्चे तेल पे आते हुए देखते हैं। रशिया भी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है प्रोड्यूसर के तौर पे, जहाँ पे ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन होता है। तो रिसेंटली हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते कच्चे तेल में काफी बड़ा उबाल पिछले साल आया था, जब हमने $130 का भाव देखा था। डॉलर का मूवमेंट भी होता है, वेदर का भी होता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको एक ऐसा एरिया है यूएस में जहाँ पे सबसे ज्यादा रिग काउंट्स होते हैं, रिग्स जहाँ से कच्चा तेल जमीन से सी से निकाला जाता है। तो अगर कुछ तूफान हुआ जिसको हम हरिकेन बोलते हैं, तो हरिकेन होता है तो डेफिनेटली रिग्स बंद होती है। रिग्स जब बंद होती है तो कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम आता है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले साल कुछ सी रूट्स पे अगर मूवमेंट कम होता है जैसे ब्लैक सी एरिया में, तब भी कच्चे तेल के भाव पे इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर का भी इम्पैक्ट है। इन्वेंट्री का डेटा हम हर बुधवार को आते हुए देखते हैं, तो इन्वेंट्री जब बढ़कर आती है तब कच्चे तेल में गिरावट आती है, इन्वेंट्री जब घटकर आती है तो कच्चे तेल में सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे कुछ डेटा है जो इजीली न्यूज चैनल्स पे अवेलेबल है, जिसको देखकर आप कच्चे तेल में अपनी रणनीति बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। खबरों का ध्यान रखें ताकि आपको क्रूड के मार्केट का पूरा पता रहे, उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग रणनीति आप बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट में एक और अहम सेगमेंट, वो है मेटल की। मेटल का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर का एमसीएक्स पर, वो 2500 का लॉट साइज है, 2.5 मीट्रिक टन का ये यूनिट है। लेड की बात करें तो 5 मीट्रिक टन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 5000 का लॉट साइज है, और लेड मिनी का 1 मीट्रिक टन यानी 1000 का लॉट साइज है। जिंक का 5 मीट्रिक टन यानी 5000 का लॉट साइज, जिंक मिनी का 1000 का लॉट साइज यानी 1 मीट्रिक टन का यूनिट है। एल्युमिनियम का 5 मीट्रिक टन यानी 5000 का लॉट साइज, एल्युमिनियम मिनी का 1 एमटी का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के साइजेज हैं। और केरिया जी, अब बताइए, मेटल में ट्रेड करना है तो किस तरह, क्या कितना परसेंटेज टर्म में आप बता दीजिएगा। लोगों को पता लग गया, लॉट साइज और प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इसमें से कितना शुरुआती मार्जिन इनको देना पड़ेगा, और ट्रेड करने जाते हैं तो किन किन खबरों का असर रखें, किन किन खबरों को देखें? बिल्कुल विश्वमोहन जी, सबसे पहले अगर हम मार्जिन की बात करें तो मूवमेंट काफी अच्छा है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वॉल्टिलिटी भी अच्छी है। तो सबसे पहले हम कॉपर की बात करें, लगभग 11.25 11.5 के आसपास का मार्जिन है। जिंक के अंदर भी 11.25% का है, एल्यूमिनियम में भी 11.25% का है। लेकिन अगर लेड की बात करें तो मात्र 7.25% का मार्जिन है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लेड में बड़ा मूवमेंट नहीं है। अगर इसी चीज को अमाउंट के तौर पे देखें तो हम जानते हैं कि कॉपर के अंदर लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन बनता है, जिंक के अंदर 1,30,000 के आसपास। अच्छा, एक चीज और भी है कि कॉपर के बाद अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में मिनी लॉट्स भी अवेलेबल है, जहां पे मात्र 26,000 के मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बिग के अंदर अगर हम बात करें तो 1 लाख के आसपास का मार्जिन है, जबकि मिनी में 22,000 है।
लेड के अंदर बड़े लॉट के अंदर 68,000 का मार्जिन है, तो मिनी के अंदर लगभग 13,000 का मार्जिन है। और जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, उससे पहले हमें समझना है कि लॉट साइज के बाद टिक साइज में क्या मूवमेंट मिलता है। तो कॉपर में अगर हम बात करें तो रुपए पे 2500 रुपया, 2,500 रुपए का मूवमेंट मिलता है, जबकि जिंक के अंदर 5,000 का, जिंक मिनी के अंदर 1,000 रुपए का, एल्यूमिनियम में 5,000 का, एल्यूमिनियम मिनी में 1,000 का, लेड में 5,000 का, लेड मिनी में अगर हम बात करें 1,000 रुपए का। फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी कमोडिटी को इंपैक्ट करने के लिए होता है डॉलर। डॉलर में जब भी कुछ मूवमेंट आएगा तो हम इम्पैक्ट नेगेटिवली हम देखते हैं कि पूरे कमोडिटी पे पड़ता है, जो बेस मेटल पे भी पड़ेगा। चाइना एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाहे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना के हम फैक्ट्री ऑर्डर्स या फैक्ट्री एक्टिविटी के जो डेटा देखते हैं, ये डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं डेटा से। अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है तो बेस मेटल को सपोर्ट मिलता है, अगर ये डेटा खराब आ रहा है तो नेगेटिव होता है। यूएस का जो जीडीपी के नंबर है या यूएस का कोई भी डेटा आता है, ये इनवर्सली ज्यादा करके कोरिलेट करता है, बिकॉज अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी होती है तो एक तरह से डॉलर में मजबूती बढ़ती है, और जब डॉलर में मजबूती बढ़ती है तो कमोडिटी के अंदर या बेस मेटल के अंदर हम थोड़ा ठहराव देखते हैं। इसके अलावा रोज 1:30 बजे एलएमई की इन्वेंट्री आती है, तो एलएमई लंदन मेटल एक्सचेंज के ऊपर जो इन्वेंट्री अवेलेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एलएमई ज्यादा है तो भाव में गिरावट आती है, अगर एलएमई पे स्टॉक कम है तो भाव में तेजी आती है। बट पिछले कुछ सालों के अंदर एलएमई के साथ साथ संगाई मेटल एक्सचेंज पे भी आपको देखना है कि इन्वेंट्री क्या है। अगर इन्वेंट्री चाइना के संगाई के अंदर अच्छी है तो उसका भी इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखता है। तो इन ऑल कुल मिला के इकोनॉमी को रिलेटेड कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा आता है तो वो पूरे बेस मेटल पे, जैसे रिसेंटली हमने देखा रिसेशन का फियर के चलते हमने देखा फैक्ट्री के जो आउटपुट है उसमें कमी आई है, जिसके तौर पे हमने बेस मेटल में गिरावट देखी। लॉकडाउन पे लॉजिस्टिक इशू था, तब हमने देखा था कि मार्च 2020 के अंदर जो कॉपर 330 रुपया चलता था, रेस्ट्रिक्शन सप्लाई रेस्ट्रिक्शन के चलते 800 का लेवल भी पार कर गया था। बट अब जैसे से रेस्ट्रिक्शन ओपन हुए हमने भाव में गिरावट भी देखी है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड जो भी डेटा आता है ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट करता है या उस पर इम्पैक्ट डालता हुआ दिखता है। ग्लोबल इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा असर बेस मेटल्स की कीमतों पर होता है। उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग को बदलाव कर सकते हैं, ट्रेडिंग रणनीति में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। शुक्रिया केरिया जी, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट के पूरे सेगमेंट पर अच्छी चर्चा की और लोगों को समझाया, जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी की एबीसीडी के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।